हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भारती पांडे एंड वेलकम टू आपकी study.com। हमने पजल स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारी थर्ड डे है। आज भी हम पजल्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखें। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं बुक से पढ़ूंगी, ठीक है। वन ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स मैथ्स, जियोलॉजी, बॉटनी, chemistry, physics, English and statistics is taught on one day in a week starting from Monday and ending on Sunday। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं जो मंडे टू संडे पढ़ाए जाते हैं। डिफरेंट डे में डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। केमिस्ट्री किस दिन पढ़ाई जाती है? थर्सडे को। ये हुआ हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं मंडे टू संडे में। और केमिस्ट्री क्या लिखा हुआ? केमिस्ट्री होगा थर्सडे को। थर्सडे को क्या है? केमिस्ट्री है। फिर है इंग्लिश इज taught the day immediately next to the day when geology is taught। जिस दिन जियोलॉजी पढ़ाई जाती है उसके नेक्स्ट डे पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो वो कहाँ पॉसिबल है। और फिर है नेक्स्ट, इंग्लिश इज neither taught on Tuesday nor on Saturday। ट्यूसडे को इंग्लिश नहीं है और सैटरडे में भी इंग्लिश नहीं है। बाकी इंग्लिश मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे कभी भी हो सकता है, लेकिन वो जियोलॉजी के इमीडिएटली नेक्स्ट डे में आएगा। अगर हम जियोलॉजी को यहाँ रखते हैं तो इंग्लिश को ट्यूसडे में रखना पड़ेगा और इंग्लिश ट्यूसडे नहीं हो सकता। तो अगर हम उसी तरह जियोलॉजी को फ्राइडे में रखते हैं तो नेक्स्ट डे हमें इंग्लिश रखना पड़ेगा और सैटरडे इंग्लिश नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? हम जियोलॉजी को ट्यूसडे में रख सकते हैं तो वेडनेसडे में इंग्लिश आ सकता है, या फिर हम जियोलॉजी को सैटरडे में रखें तो संडे को इंग्लिश आ सकता है। तो दोनों पॉसिबल है। हम दोनों पॉसिबिलिटी चेक करके देखेंगे, ठीक है। हम इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं। अगर हम जियोलॉजी को यहां रखते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है? इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो जियोलॉजी के इमीडिएटली नेक्स्ट डे में इंग्लिश है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जियोलॉजी है वो सैटरडे हो। यहां भी हम एक और डायग्राम बनाते हैं। फिर केमिस्ट्री तो थर्सडे है। अब हम इसमें क्या करेंगे? यहां पे जियोलॉजी को रखेंगे, ठीक है। तो जियोलॉजी अगर यहां आया तो हमारा इंग्लिश कहाँ आएगा? हमारा इंग्लिश यहां आएगा, नेक्स्ट में आएगा हमारा इंग्लिश। फिर हमारा क्या है? only one lecture is held between chemistry and botany। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में बस एक लेक्चर है। केमिस्ट्री यहाँ है, ठीक है, और 1 लेक्चर हमें देना है और उसके बाद बॉटनी देना है। तो इधर तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ऑलरेडी फील्ड है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? एक लेक्चर गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर केमिस्ट्री, उसके बाद एक लेक्चर का गैप और बॉटनी आना है। तो ये नीचे नहीं, इसके ऊपर पॉसिबल होगा और ये एक लेक्चर का गैप है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है? 2 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन मैथ्स एंड जियोलॉजी। मैथ्स और जियोलॉजी के बीच में कितना आना चाहिए? 2 लेक्चर्स। तो मैथ्स अगर यहां करते हैं तो मैथ्स और जियोलॉजी के बीच क्या आ जाएगा? 2 लेक्चर्स। और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमारा कहाँ हो गया? मैथ्स यहाँ होगा। तो मैथ्स और जियोलॉजी के बीच 2 लेक्चर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे मैथ्स कहाँ आएगा? मैथ्स यहाँ होगा, तभी 2 लेक्चर मैथ्स और जियोलॉजी के बीच में 2 लेक्चर्स आएंगे। फिर क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज नीदर टॉट ऑन मंडे नॉर संडे। जो स्टैटिस्टिक है वो मंडे और संडे नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे मंडे और संडे ही खाली है और स्टैटिस्टिक हमारा बचा हुआ है और फिजिक्स बचा हुआ है।
तो अगर हम फिजिक्स यहाँ करेंगे तो स्टैटिस्टिक को यहाँ करना पड़ेगा, और अगर फिजिक्स यहाँ करते हैं तो स्टैटिस्टिक को यहाँ रखना पड़ेगा, और जो लिखा हुआ है मंडे और संडे स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारा ये अरेंजमेंट गलत होगा और हमारा ये अरेंजमेंट आगे बढ़ेगा। और 2 बचा हुआ है, या तो संडे फील्ड है, बस मंडे खाली है, और मंडे में हम स्टैटिस्टिक को नहीं रख सकते, तो हम यहाँ पे फिजिक्स रखेंगे और स्टैटिस्टिक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये अरेंजमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर हमने ट्यूसडे में जियोलॉजी को रख के देखा, लेकिन वो आगे जाकर के पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए जब सैटरडे को जियोलॉजी रखा तो हमारा आगे बढ़ गया। तो हमारा ये अरेंजमेंट करेक्ट हो गया। अब आगे इसमें सवाल क्या है वो देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा है, इसे इरेज कर देते हैं। तो हमारा क्या क्या आ गया, इधर लिख देते हैं। मंडे क्या आ गया हमारा मंडे आ गया फिजिक्स, ठीक है, बॉटनी हो गया ट्यूसडे, मैथ्स हो गया वेडनेसडे, केमिस्ट्री हो गया थर्सडे, फ्राइडे को स्टैटिस्टिक हो गया, सैटरडे को जियोलॉजी एंड संडे को इंग्लिश। ठीक है, इसमें हमारा सवाल क्या है, हमारा पहला है इसमें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज फिजिक्स टॉट। फिजिक्स किस दिन पढ़ाई जा रही है, तो फिजिक्स हमारा कब आ रहा है, फिजिक्स हमारा मंडे आ रहा है। फिजिक्स कब पढ़ाई जा रही है, मंडे को पढ़ाई जा रही है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन फिजिक्स टॉट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, मंडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल इसमें है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट बिटवीन बॉटनी एंड जियोलॉजी। जियोलॉजी हमारा कहाँ है, यहाँ, और बॉटनी हमारा यहाँ है। तो बॉटनी और जियोलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 1, 2 and 3, टोटल कितने आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा होगा 3। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज टॉट ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो सैटरडे हमारा क्या आ रहा है, जियोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन स्टैटिस्टिक्स टॉट। स्टैटिस्टिक ये किस दिन आ गया, फ्राइडे को आ रहा है। तो हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्राइडे। फ्राइडे को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। फिर है, इफ स्टैटिस्टिक is related to zoology and physics is related to botany in a certain way, then to which of the following would chemistry be related to। क्या किया इसने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स को जियोलॉजी से रिलेट किया, मतलब जो फ्राइडे वाला था उसे उसके नेक्स्ट डे वाले से रिलेट किया। उसी तरह उसने फिजिक्स को बॉटनी से रिलेट किया, मतलब उसके जो नेक्स्ट डे में जो सब्जेक्ट आ रहा है उससे रिलेट किया। तो केमिस्ट्री को किससे रिलेट कर सकेंगे हम, उसके नेक्स्ट डे, थर्सडे से फ्राइडे में क्या है, स्टैटिस्टिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टैटिस्टिक। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए इस पे हम लोग अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें है, 7 people A, B, C, D, E, F and G are sitting in a circle. 5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to the center. टोटल कितने हैं, 7 people है, और सभी सर्कल पे, सभी सिटिंग इन अ सर्कल। उनका अरेंजमेंट कैसा है, सर्कुलर है, और उसमें से जो 5 हैं उनका फेस सेंटर की ओर है और बाकी 2 हैं उनका अवे फ्रॉम सेंटर है, अपोजिट है सेंटर के। कैसे होगा, टोटल 7 हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 है टोटल, जिसमें से 5 ही हैं जिनका फेस सेंटर की ओर है, बाकी जो 2 हैं उनका सेंटर से अपोजिट है। फिर आगे है, C sits third to the left of D and both are facing the center. D के थर्ड लेफ्ट में कौन है, C। सपोज D यहाँ है और बोथ, दोनों का फेस, D और C दोनों का फेस कहाँ है, सेंटर की ओर है, तो D का फेस भी सेंटर की ओर है, और D के थर्ड लेफ्ट में C है।
तो डी का फेस अब सेंटर की ओर हो गया, इसका लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और यहाँ पे सी है और सी का भी फेस सेंटर की ओर है। फिर है E इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर ऑफ C। C और D का इमीडिएट नेबर E नहीं है, तो इसका इमीडिएट नेबर ये और ये हो गया, तो इस पोर्शन पे नहीं आना चाहिए E, और C के भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो E कहाँ आएगा? E हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है, E हमारा इधर आएगा। The one sitting exactly between D and F is facing opposite to center. The one sitting exactly between D and F, D और F के बीच में जो है उसका सेंटर से अपोजिट फेस है, तो D और F के बीच में बस एक आना चाहिए, तो D से F हम इधर नहीं कर सकते, D और F के बीच में 1 गैप होना चाहिए और F यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे E ऑलरेडी है, इसीलिए F इधर आएगा और F यहाँ रहेगा, और D और F के बीच में जो है उसका सेंटर से अपोजिट फेस है, ठीक है। फिर है G sits third to the right of A and G is facing the center। G का फेस सेंटर की ओर है और वो A से थर्ड राइट में, G sits third to the right of A, A के थर्ड राइट में है, तो अब कौन कौन सा, ये पोजीशन खाली है, ये खाली है और ये खाली है, तो A को अगर हम यहाँ रखते हैं तो उसका थर्ड राइट, ठीक है, तो A यहाँ हुआ। सपोज A का फेस अगर सेंटर की ओर है तो उसका राइट किधर होगा? इधर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ आएगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी C है। और अगर A का फेस अपोजिट में है, क्योंकि यहाँ पे दो पीपल ऐसे हैं जिनका सेंटर से अपोजिट है, तो एक हमारा मिल गया है, एक हमें पता नहीं है, हो सकता है वो A भी हो, तो A का फेस अगर सेंटर से बाहर है तो उसका थर्ड राइट किधर होगा? फिर उसका राइट इधर हो जाएगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आएगा, और थर्ड में ऑलरेडी F है तो हम यहाँ G नहीं कर सकते, ठीक है, तो A यहाँ भी नहीं होगा। अगर A को हम यहाँ रखते हैं, A को यहाँ रखते हैं और A का अगर फेस सेंटर की ओर देते हैं तो फिर उसका थर्ड राइट किधर होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राइट यहाँ होगा और G यहाँ आना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि G का जो फेस है वो सेंटर की ओर है और यहाँ पे अपोजिट है, तो G यहाँ नहीं आ सकता। और अगर A का फेस अपोजिट है सेंटर से और A यहीं पर है, तो A का थर्ड राइट किधर होगा? अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राइट यहाँ आएगा और यहाँ ऑलरेडी D है, तो हम यहाँ G को नहीं लिख सकते, मतलब A यहाँ भी नहीं हुआ, A यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो A कहाँ आएगा? A हमारा यहाँ आएगा। अब यहाँ है, अपोजिट है सेंटर से, तो उसका थर्ड राइट हमें देखना है, तो इसका अगर इसका फेस बाहर की ओर है तो इसका राइट किधर होगा? इसका राइट इधर होगा, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और G हमारा यहाँ आ गया और उसका फेस सेंटर की ओर है, ठीक है। फिर है वन ऑफ B's नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। B एक हमारा बचा हुआ है और B हमारा यहीं आएगा, और B का एक नेबर ऐसा है जिसका फेस सेंटर से अपोजिट है, तो B का एक तो D है जिसका फेस तो सेंटर की ओर है, तो एक बच गया कौन? E, और उसका सेंटर से अपोजिट है फेस। अब दो हो गए अपोजिट, बाकी सारे तो सेंटर की ओर फेस थे, तो सभी अब सेंटर की ओर फेस करेंगे, ठीक है। अब इसी में हमारा पहला सवाल क्या है? Which of the following pairs represent persons facing opposite to the center? कौन है? A and E। कौन है? A और E है जिसका सेंटर से अपोजिट फेस है, तो हमारा आंसर है A and E, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है? Who is sitting second to the left of A? A के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? A हमारा यहाँ है और A का फेस अगर सेंटर से बाहर है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, और फर्स्ट, सेकेंड लेफ्ट में कौन आया? हमारा B आया। कौन आ रहा है? B आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा हमारा B, जो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। E के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो E का फेस सेंटर से अपोजिट है, तो इसका लेफ्ट ऊपर की ओर हुआ, और इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? G। कौन है? E के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है G, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी
जी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या है। बी के रिस्पेक्ट में अगर हम राइट की ओर से देखते हैं तो बी का फेस इधर है सेंटर की ओर, और इसका राइट इधर होगा, तो राइट से कितना आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ राइट में एफ आ रहा है, और लेफ्ट से किधर आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ राइट। तो हमारा ऑप्शन में फोर्थ राइट कहाँ है, फोर्थ राइट नहीं है, फोर्थ लेफ्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि थर्ड लेफ्ट नहीं दिया हुआ है, थर्ड राइट दिया हुआ है, और फोर्थ राइट नहीं दिया हुआ है, फोर्थ लेफ्ट दिया हुआ है, इसलिए हमारा नन ऑफ दीज होगा आंसर। ठीक है, इसमें और लास्ट है, इफ ऑल द पर्सन आर आस्क्ड to sit in a clockwise direction in a alphabetical order starting from A, the position of how many will remain unchanged excluding A। A को include नहीं करना है, A को छोड़ के किसका किसका पोजीशन चेंज नहीं होता है अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, वो भी कैसे, अल्फाबेटिकली। A यहाँ है तो A से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा कैसे होगा, ऐसे होगा। हम ए से स्टार्ट करेंगे और कैसे करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा इधर होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, मतलब यहाँ ए है तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ बी आना चाहिए, बी आना चाहिए हमारा, अगर ये ए है तो फिर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, जो सी हमारा ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे डी आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारा, डी आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे ई आना चाहिए, ई के बाद फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे एफ आना चाहिए, और यहाँ पे जी आना चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, अल्फाबेटिकली ये लोग अरेंज हो गए, ए फिर बी फिर सी फिर डी, ई एफ एंड जी हो गया। तो हमारा कौन कौन सा है जिसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो सी ने चेंज नहीं किया, एक हमारा सी हो गया, और दूसरा हमारा ई हो गया, जिसके ई का भी चेंज नहीं हुआ और सी का भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। ए को इंक्लूड नहीं करना है, ए को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ए से ही स्टार्ट किया, लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ए, तो ए को छोड़ करके कौन सा चेंज नहीं हुआ, सी और ई, दो जो ऐसे हैं जिन्होंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो हमारा आंसर होगा 2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा हमारा है P, Q, R, S, T and V are 6 friends. Each of them likes a particular fruits, apple, banana, grapes, orange, guava and mango. टोटल 6 फ्रेंड्स हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है और डिफरेंट डिफरेंट सिटी भी पसंद है। और सिटीज़ में क्या क्या है, आगरा, पुणे, दिल्ली, कोटा, शिमला एंड मुंबई। द चॉइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड फेवरेट सिटी ऑफ द 6 फ्रेंड्स आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट कैसे होगा, 6 फ्रेंड्स हैं, P, Q, R, S, T और V। ठीक है, तो ये सारे तो फ्रेंड्स हो गए, इसे हम फ्रेंड्स में रखते हैं, यहाँ पर हम फ्रूट्स लिख देते हैं और यहाँ सिटी। ठीक है, आर को जो है, आर का फेवरेट फ्रूट क्या है, आर डज नॉट लाइक ग्रेप्स और मैंगोज, ग्रेप्स और मैंगोज आर को नहीं पसंद है, बट हिज फेवरेट सिटी इज पुणे। इसका फेवरेट सिटी क्या है, पुणे, इसका फेवरेट सिटी है पुणे। फिर है टी, हु लाइक्स गुआवा, टी जो है उसे क्या पसंद है, गुआवा पसंद है। और क्या है, डज नॉट लाइक इधर शिमला और दिल्ली, शिमला और दिल्ली से पसंद नहीं। क्यूज फेवरेट सिटी इज मुंबई एंड ही लाइक्स बनाना, क्यू का फेवरेट सिटी क्या है, मुंबई, और उसे बनाना पसंद है, बनाना। फिर है द वन हुज फेवरेट सिटी इज आगरा लाइक्स ऑरेंज एंड एस फेवरेट सिटी इज दिल्ली, एस का फेवरेट सिटी है दिल्ली। पी लाइक्स ग्रेप्स, पी को क्या पसंद है,
ग्रेप्स। ठीक है, फिर है द वन हुज फेवरेट सिटी इज आगरा लाइक्स ऑरेंज। जिसका फेवरेट सिटी आगरा है उसे ऑरेंज पसंद है। मतलब वो दोनों पोर्शन जिसका खाली हो, फ्रूट और सिटी, उसी में हम फिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम आगरा लिखते हैं तो उसका फेवरेट फ्रूट तो ऑरेंज है, तो हमें ऑरेंज करना पड़ेगा। तो एक यही पोर्शन है जो दोनों खाली है, तो यहाँ पर हम करेंगे आगरा और उसे ऑरेंज पसंद है। लिखा हुआ है कि द वन हुज फेवरेट सिटी इज आगरा लाइक्स ऑरेंज, तो यहाँ हम उसे फिल करेंगे। अब क्या है, अब आर का लिखा हुआ था सबसे पहले कि आर को शिमला, आर को ग्रेप्स और मैंगोज नहीं पसंद है। ग्रेप्स नहीं पसंद है, मैंगोज भी नहीं पसंद है। तो और कौन से हमारे फ्रूट्स बच गए? हमारे फ्रूट्स बच गए, एप्पल बच गए, एप्पल और मैंगो ही बचा हुआ है, जिसमें से आर को मैंगो नहीं पसंद, तो आर को क्या पसंद है? एप्पल पसंद है। तो अब सिर्फ मैंगो बच गया, वो एस में आ जाएगा, मैंगो। अब हमारा सिटी में क्या बच गया है? सिटी में हमारा बच गया है शिमला और कोटा। तो शिमला, टी को शिमला नहीं पसंद है, टी को शिमला नहीं पसंद है, तो टी को क्या पसंद आ गया? कोटा। टी का फेवरेट सिटी क्या हो गया? कोटा। तो अब बस एक शिमला बच गया, वो पी में आ जाएगा। पी का फेवरेट सिटी आ जाएगा शिमला। ठीक है, टी का फेवरेट सिटी शिमला हो गया। हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक करके सवाल को देखते हैं। इसमें पहला सवाल हमारा क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स एप्पल? कौन है जिसे एप्पल पसंद है? तो एप्पल किसे पसंद आ रहा है? आर को। आर को एप्पल पसंद है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आर। फिर नेक्स्ट हमारा है विच इज टीज फेवरेट सिटी? टी का फेवरेट सिटी क्या है? तो टी का फेवरेट सिटी क्या है? कोटा। टी का फेवरेट सिटी है कोटा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन फ्रूट सिटी इज करेक्ट? एस का है एप्पल एंड दिल्ली। एप्पल एंड दिल्ली करेक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वी, ऑरेंज और कोटा, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। फिर तीसरा हमारा है ऑप्शन पी, ग्रेप्स एंड शिमला। तो पी का ग्रेप्स भी है और शिमला भी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी, पी, ग्रेप्स, शिमला। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट डज एस लाइक? एस को कौन सा फ्रूट पसंद है? तो मैंगो। एस को कौन सा फ्रूट पसंद है? मैंगो पसंद है, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, मैंगो। फिर है विच इज वीज फेवरेट सिटी? वी का फेवरेट सिटी क्या है? आगरा। वी का फेवरेट सिटी क्या है? आगरा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।